एक मूवी जिसको लिखने के बाद डायरेक्टर ने बोला, You see my talent. क्या दिमाग चलता है मेरा। स्क्रिप्ट सुनने के बाद प्रभास ने बोला, वह सुन के आनंद आ गया, पर समझ कुछ नहीं आया। और पिक्चर देखने के बाद ऑडियंस ने बोला, मेरा सर फटा जा रहा है। द राजा साहब। ये कहानी है राजू की, जो देहाती लोगों की तरह लड़कियों के फालतू नाम नहीं रखता। बराई स्त्री को आइटम, माल, पटाखा बुलाना अच्छी बात नहीं है। राजू एक पढ़ा लिखा मॉडर्न आदमी है, इसलिए वो लड़कियों के नाम इंग्लिश में रखता है। एंजल डार्लिंग, उस एंजल डार्लिंग के लिए आया हूँ। मेरी डार्लिंग कहीं दिख नहीं रही। बराई स्त्री को आइटम, माल, पटाखा बुलाना अच्छी बात नहीं। देहाती लोग तो एक समय पे एक ही लड़की पटाते हैं, राजू तो एक साथ 3-3 लड़कियां चलाता है। कलयुग है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जिसमें से पहली वाली तो बस पैसों के लिए रखी है। क्या हुआ? पैसे चाहिए? दूसरी जिसपे एक्चुअली में दिल आता है। एंजल डार्लिंग। और तीसरी तो बस अन्ना की जिस्मानी जरूरतें पूरी करने के लिए है। आज पूरा खोद के छोड़ेगी। लेकिन ये सब देख के तुम ये मत सोचो कि राजू बुरा आदमी है। वो अपनी दादी की बहुत सेवा करता है, जो बेचारी एक अल्जाइमर्स पेशेंट है, जिन्हें 2 मिनट पहले किया हुआ वादा तक याद नहीं रहता। तेरी कसम, उनके बारे में नहीं सोचूंगी। कसम? कौन सी कसम बेटा? लेकिन 2 घंटे खाना बनाते वक्त की सामग्री बराबर याद रहती है। क्या खाना बनाती है? तेरे हाथ में जादू है। राजू की दादी पिछले 60 सालों से अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, जो 60 सालों पहले भी उतने ही बूढ़े थे। और अब क्योंकि ये साउथ इंडियन मूवी है, तो ये लोग मामूली लोग तो होंगे नहीं। तुम्हारी दादी वैसी साधारण महिला नहीं है। गंगा देवी, देवनगर साम्राज्य की महारानी। और फिर दादी ऐसी है, तो फिर दादाजी थोड़ी पीछे रहेंगे। गरीबों की बसियां अगर वो किसी को तकलीफ में देखते तो महल का खजाना लुटा देते। इतने महान थे वो। हाँ, महलों का खजाना लुटा देते थे, लेकिन जब महल का ही आदमी खजाने का संदूक लेके भाग जाता है, तो दादा सब कुछ छोड़ के उस आदमी को पकड़ने निकल पड़ते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। मगर फिर 60 सालों बाद दादा हैदराबाद में दिखाई देता है, और सरप्राइजिंगली ये लोग उसको पहचान भी लेते हैं। ये दादाजी है ना, देखिए जरा। ये कैसे पॉसिबल है? सीख रहे हैं मूवी बनाने वाले अब। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? लेकिन दादा को अब ढूंढने के लिए पुलिस 5 लाख रुपए मांग रही है, तो अपना गोल्ड डिगर राजू गर्लफ्रेंड के बाप से 5 लाख ऐंठ लेता है। तुझे नहीं देना है, तेरा बाप है ना। और फिर शहर जाते ही 3 लाख डोनेट कर देता है, और बाकी बचे हुए 2 लाख की एक मस्त गाड़ी ले लेता है। भाड़ में गया दादा और भाड़ में गई दादी, जो अपने हस्बैंड को मिलने की आस में ही जी रही है। मेरा है ही कौन तेरे सिवा? एंजल डार्लिंग। इधर राजू की दरिया दिली देख के भाभी टू उसके प्यार में पड़ जाती है, इसके बावजूद कि वो एक नन है। तू नन बनने वाली है, बॉयज अलाउड नहीं है। अरे ये छोड़ो, अपने राजू अन्ना का ऑरा इतना कसाई नुमा है कि वो भाभी टू के अंदर की बस ननगिरी ही नहीं, उसकी क्रिश्चियनिटी भी बाहर निकाल देता है। पक्का मेरे और उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर रहा होगा, मतलब पिछले जन्म में। मगर अब राजू पुलिस वालों को देने के लिए 5 लाख कहाँ से लाएगा? लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि उसी समय भाभी त्री 1 करोड़ लेके उसके सामने टपक जाती है। जब आपके दादाजी भल्लारी में काम करते थे, तो उन्होंने मेरे नाना जी की हेल्प की थी। उसी एहसान के बदले ये भेजा है। लेकिन फिर उस 1 करोड़ की बैग को कुछ चिरकुट लोग उठा लेते हैं, तो अपना राजू अन्ना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जंप का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के वो बैग रिट्रीव कर लेता है। वो ये बाजू वाली वायर से झूल के भी जा सकता था, पर फिर वो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता। टफ है, बहुत टफ है। तो अब थरकी राजू भाभी त्री को भी सेट करना चाहता है। थैंक्स जैसे अल्फाज को दिल से निकलकर होठों तक आना चाहिए। मगर इसकी ये चिड़ी मारी भाभी टू देख लेती है, और जो रिलेशनशिप कभी शुरू ही नहीं हुई थी, उसको वो खत्म कर देती है। Yes, I have to move on, अफसाना। लेकिन अब ये बिछड़ने का गम राजू बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसलिए वो रात राजू 2 बजे तक भाभी त्री के साथ घपाघप करके बिताता है। I'm in mode. मगर फिर हमको पता चलता है कि भाभी त्री का नाना वही इंसान है जिसको पकड़ने दादाजी भागे थे। प्लॉट ट्विस्ट। और फिर नाना बताता है कि संदूक चुराने वाला वो नहीं, बल्कि राजू का ही दादा था। और फिर नाना बताता है कि दादा ने काला जादू करके दादी से शादी की थी। और फिर दादी की पूरी संपत्ति पे कब्जा करने के बाद दादा राजसूख भोगने के बजाय खजाना लेके जंगल में अकेले शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं पूरे साम्राज्य का मालिक बन जाऊं तो? और अब नाना, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी एक संदूक चोर का दाग लगा हुआ है, वो दादा को पकड़ के खुद को बेगुनाह साबित करने के बजाय राजू को महल भेज देता है। ऐसा सोचना भी गलत है।
तो अब राजू, भाभी 3 और सारे अनफनी कैरेक्टर्स महल पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि दादा की तो एक्चुअली में डेथ हो चुकी है। दादा ने तो अपनी वसीयत भी बनाई है, जिसमें लिखा है कि वो अपने पोते को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। मेरे मरने के बाद अगर कोई वारिस बनकर इसे पाने की कोशिश करेगा तो उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। जिससे हमें दादा के बारे में ये पता चलता है कि भले ही वो काला जादू जैसी अजीब चीजों पे विश्वास करता था, लेकिन साथ ही साथ सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करता था। अरे वो तो बैंक की लाइन में भी लगता था पैसे जमा करने के लिए। ये सब झूठ तो नहीं है ना? मगर दादा था तो चोट्टा ही, तो वहाँ भी एक लड़की से 3 लाख ढाप लिए। इतना खजाना होने के बाद भी चोरी? जो कोइंसिडेंटली भाभी 2 निकलती है और पुलिस उसको राजू का नंबर देती है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कि राजू को फोन करके बताए कि अबे तेरा दादा जो 60 सालों से गुम है वो आजकल लुच्चे लफंगों वाले धंधे कर रहा है। अगर मैं इसकी पूरी जायदाद हड़प लूं तो? और अब एक्सपीरियंस करो इस भूत बंगले की डरावनी चीजें। यहाँ के भूत बस लोगों को डराते ही नहीं बल्कि खुद उनसे डरते भी है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से महल के बाहर नहीं निकल सकता, मगर बाहर से लोग अंदर आ सकते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले। 2 लेग पीस जोमेटो से ऑर्डर किए हैं, खाना है? ओके। तो अब राजू और गैंग इस महल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। तो इस डेंजरस सिचुएशन में राजू भाभी 3 को बोलता है, चलो थोड़ा घपाघप कर लेते हैं, भूत ही तो है आसपास। आज पूरा खोद के छोड़ेगी। मगर फिर भाभी 2 अचानक महल में धमक पड़ती है, जिसको पता नहीं कैसे राजू की लोकेशन पता चल गई, जिसका इस मूवी के पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। तुझे लगता है तू अपनी मर्जी से आया है? तुझे मैं लेकर आया हूँ। और अब तुम एक्सपीरियंस करो एक बहुत ही प्योर लव ट्रायंगल, जहाँ एक रात पहले भाभी 3 के साथ घपाघप करने के बाद राजू अगले दिन भाभी 2 के साथ चिपकता है और उसको बोलता है कि वो प्यार सिर्फ उसी से करता है। तुम चादर में बसोगी मेरे साथ? हाँ? मगर भाभी 2 एक नेक इंसान है, इसलिए वो राजू को बोलती है कि भाभी 3 को बता देना इसके बारे में। हमारे बारे में भैरवी को तो बताओगे ना? लेकिन फिर जब भाभी 3 उसको इस बारे में पूछती है तो वो खुद ही इस बात को छुपाती है। राजू जिससे प्यार करता है वो तुम ही हो ना? अरे यहाँ जाले बहुत हो गए हैं, मैं क्लीन करके आती हूँ। इसकी माँ का साकिब नकल। तो अब दादा इन लोगों को 15 दिन का टाइम देता है। तुम लोगों का खेल अगली अमावस्या तक चलेगा, उसके बाद तो ये लोग एक भूत प्रेत भगाने वाले को बुलाते हैं, जो जोमेटो वाले के पीछे बैठ के आता है। जोमेटो से ऑर्डर किए हैं। तो अब वायरस बाबा राजू को हिप्नोटाइज करता है दादा को कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने थॉट्स को, शायद कुछ हो सकता है। मगर दादा राजू को ही वश में कर लेता है। बट वायरस बाबा के पास इसका सॉल्यूशन है, जो है हम में अंतर्लीन हुए सहस्त्र चक्र विश्व के दुष्शक्तियों पर मनुष्य को प्रभावी होना है, तो हमारे विचारों के साथ इनकी सहायता से उनका विनाश करने की पूरी संभावना है। क्या बड़बड़ा रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वायरस सॉल्यूशन अप्लाई करे, दादा उसको धोके घर से बाहर फिकवा देता है। अबे तो अगर पता है कि ये आदमी डेंजरस है तो इसको घर के अंदर घुसने क्यों दिया? तुझे मैं लेकर आया हूँ। मगर सरप्राइज, अपने राजू अन्ना को वायरस की सारी उलझलूल बातें समझ आ गई। जैसे पद्मा भूषण जी ने बताया, वैसे ही माइंड पे लोकेशन चेंज करके गेट क्रॉस कर लेते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज होकर ट्रांस में चले जाते हैं। अच्छा, इस बिनकली को ये नहीं पता कि नन लोग शादी नहीं करते, लेकिन वायरस का चुतिया आप सब समझ गया ये। नन शादी नहीं कर सकती, इतनी बेसिक नॉलेज के बिना उससे मैंने प्यार कैसे कर लिया? लेकिन चुतिया यही खत्म नहीं होता, क्योंकि भाभी 1 टपक पड़ती है। तुझे मैं लेकर आया हूँ। और फिर वो सबके सामने इस गोल्ड डिगर की पोल खोल देती है। पहला फसला के गले लगा के हमारे बीच में जो प्यार है वो तो तुम ही ने बसाया है ना? निकाल, उड़ यहाँ से। तो अब राजू की दरिंदगी भरी सच्चाई जानने के बाद सारी हीरोइंस उसको ये सजा देती है कि हम में से एक को चुनो ना। तुम्हें कौन चाहिए डिसाइड करना ही होगा। तुम छोटी बच्ची हो क्या? और अब दादा राजू को महल लाने का अपना असली रीजन बताता है। मैंने तुझे और तेरी दादी को अलग कर दिया ताकि इस अमावस्या की रात को उसे जान से मार सकूं। जिससे दादा को एक नया शरीर मिलेगा
जन्म जन्मांतर तक अपनी दौलत को भोगूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दादी को डायरेक्टली नहीं मार सकता। तुम्हारी धर्म पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, उसे स्वयं ही मरना होगा। तो वो राजू बन के नाना को फोन करता है और उसको बोलता है कि दादी को महल लाने के लिए, ताकि जब दादी सुने कि उसका पति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो वो दौड़ती भागती निकले और गिर के मर जाए। मैंने तुझे और तेरी दादी को अलग कर दिया ताकि उसे जान से मार सकूं। ये सब तो इनको महल लाए बिना भी हो सकता था। ऐसे फालतू आइडियाज तुझे कौन सी पॉडकास्ट देख कर आते हैं? और ये लोग तो महल में पूरे टाइम दादी नाना से बात कर रहे थे, तो भाभी 3 ने एक बार भी अपने नाना को नहीं बताया। अरे मेरा दादा कब का मर चुका है। इसी मकसद के लिए तो वो राजू से जुड़ी थी ना। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब तैयार हो जाओ एक जीनियस क्लाइमैक्स के लिए, जहाँ राजू दादा के भेजे गए मगरमच्छ से लड़ता है, खुद के शैडोज से लड़ता है, और इसी बीच दादा के पैसों को आग लग जाती है। तो दादा बोलता है, चाहे मेरी पूरी संपत्ति जल जाए, लेकिन तुम सबकी जान लेकर ही जाऊंगा। लेकिन फिर 2 मिनट बाद अपने ब्लैक मैजिक कोच को बुलाकर बोलता है, संपत्ति नष्ट हो रही है, मेरी आत्मा कमजोर हो रही है। अबे तो मतलब तेरे पास स्विमिंग पूल बनाने का टाइम था, लेकिन आग बुझाने का नहीं। वेलकम टू माय वर्ल्ड राजा साहब। और अब दादा कोच के साथ मिलकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपनी आत्मा को मुझ में मिला दो और उसे खत्म कर दो। तो बदले में राजू शक्तिमान बन जाता है और फिर वन पंच मैन की तरह एक मुक्के में ही हल्क स्मैश कर देता है। और फिर एंड में ये लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। जहां राजू का सामना उसके असली रूप से होता है। He was like a joker.